चलो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपन पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भाई अगर इम्पोर्टेंस वाली बात की जाए, इसका क्या महत्व है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अपना जो इलेक्ट्रोडायनामिक सेक्शन है, इलेक्ट्रोडायनामिक सेक्शन, डायनामिक्स सेक्शन, इसका पहला चैप्टर ये बनता है ना, इसमें बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर उसके बाद में आता है हमारे पास करंट, इलेक्ट्रिसिटी, देन वी हैव कैपेसिटेंस, देन वी हैव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हे यार किती पोरगे जाते आजी घेऊन ते मामा घरीच राहते। अरे बाबा आवाज इधर आ रही है तेरी। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड फाइनली AC, अल्टरनेटिंग करंट। तो अगर मैं बात करूं कि इसमें कितना टाइम, किसमें क्या कितना लगेगा, तो सबसे ज्यादा टाइम जो है अपने को इसमें ही लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही लगेगा। दिस इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर जो कि अपन पढ़ेंगे पूरे फिजिक्स में, पहली बात। और दूसरी बात, ये मतलब थोड़ा सा बेसिक्स का काम भी करता है कि इससे जो समझी हुई जानकारी यहाँ पर भी कई बार काम आ जाती है, खासकर कैपेसिटेंस में आती रहती है। खासकर कैपेसिटेंस में आती रहती है। बाकी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को देखा जाए तो वेरी इजी चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर, और EMI AC भी काफी इजी हो जाते हैं। तो रिलेटिवली अगर यहाँ देखा जाए तो थोड़ा कैपेसिटेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही अगर कोई समस्या हो सकती है तो हो सकती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके लिए आप अगर समझेंगे तो इसमें फॉर्मूलेज ज्यादा होंगे, फॉर्मूले इसमें काफी ज्यादा होंगे। तो वंस यू गेट यूज टू दोज फॉर्मूला कि हाँ भाई इसका ये है उसका ये है, तो आपको फिर ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब काफी मजेदार बनता है ये पूरा का पूरा सेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप समझ सकते हैं कि ज्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद में इसमें रिलेटिवली कम टाइम लगते हुए अपन इसको खत्म कर लेंगे। काफी बढ़िया मजा आता है इसमें। और अगर इंपॉर्टेंस की बात करूं, वेटेज की बात करूं कि जेई मेन या जेई एडवांस में किस प्रकार से सवाल मिलेंगे, तो जेई मेन में आप इससे एक सवाल की उम्मीद कर सकते हैं, वन क्वेश्चन है ना, वन क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। एंड मोस्ट प्रोबेबली, अब मैं गारंटी तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ मोस्ट प्रोबेबली इसमें जो सवाल बनते हैं वो कई बार डाइपोल से बन जाते हैं। तो अपन डाइपोल पर खास ध्यान देंगे जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हमेशा डाइपोल से नहीं बनेगा, बट हाँ कई बार अपने CBSE का जो पेपर होता है 12th बोर्ड का, उसमें भी डाइपोल का सवाल फंसी जाता है, जेई मेन में भी फंसी जाता है। और अगर जेई एडवांस की बात करता हूं तो जेई एडवांस में इसका वेटेज है, दोनों पेपर मिला के आप लगभग 3-4 सवाल उम्मीद कर सकते हैं, है ना, मतलब ऐसा 2 से 4 सवाल की उम्मीद कर सकते हैं, लगभग 2 से 3 मान लो लगभग। तो आप अगर देखें तो ये इंडिविजुअल चैप्टर ही जो है, इंडिविजुअल चैप्टर है ये, इसका टाइम हमें लगेगा मॉडर्न फिजिक्स से बहुत ज्यादा, मॉडर्न फिजिक्स से बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बट ऑन द अदर हैंड, अगर मैं देखता हूं कि मॉडर्न में टाइम कम लगेगा लेकिन क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, है ना, पेपर में अगर आप देखेंगे तो यू विल हैव मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन मॉडर्न एज कंपेयर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का महत्व कम है, नहीं, इसका मतलब ये है मॉडर्न का महत्व ज्यादा है ना। मॉडर्न को मतलब भगवान मान के समझेंगे, उसको ऐसे चकाचक घोंट लेंगे, मतलब रात को थप्पड़ मार के भी मैं उठाऊं तुम्हें तो तुम्हें मॉडर्न की याद आनी चाहिए, अरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसा बोल देना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या, है ना। तो मॉडर्न को मतलब बिल्कुल भी अपने को लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। तो जेई एडवांस में इसमें अच्छा वेटेज होता है। और दूसरी बात यह है कि आपने ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है, पढ़ा है ना ग्रेविटेशन? नहीं सर। अच्छा ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा है तो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद में ग्रेविटेशन देखेंगे, पहले अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर खत्म करेंगे।
एंड फिर उसके बाद में हम ग्रेविटेशन चैप्टर देखेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन में जो फॉर्मूलेज हैं वो बहुत बहुत ज्यादा सिमिलर बन जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। तो यहाँ पर अपन ने याद किया, यहाँ पर एक बार लर्न किया, तो इसको यहीं यूज कर लेंगे। तो सोचो कि भाई एक चैप्टर का फॉर्मूला दूसरे में काम आ रहा है, तो आपका काम आधा ही हो गया। तो बहुत बहुत ज्यादा रिलेटेड है इनके फॉर्मूलेज, और आप देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे। तो इनफैक्ट अगर जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर हम कर लेंगे तो ग्रेविटेशन पढ़ने का टाइम जो है अपना आधा ही हो जाता है। तो डोंट वरी, ग्रेविटेशन भी अपन करेंगे। अच्छा, अब क्या किसी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू कर लिया है? मतलब मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि कुछ बैच में शायद शुरू हो गया है। हाँ सर, बैच में शुरू हो गया था। ओके, तो कहाँ तक कुछ हुआ है, लेकिन कुछ आइडिया? नहीं सर, मतलब थोड़ा ही हुआ था वो, तो बाद में वो पोली सर ने पढ़ाना शुरू किया। हाँ, मतलब एक आध लेक्चर ऐसा ही कुछ हुआ था क्या? हाँ, एक लेक्चर। हाँ सर, एक लेक्चर। अच्छा, मतलब कोई खास नहीं हुआ है, ठीक है। नहीं, तो अभी अपन पूरा बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम फंडामेंटली शुरू करेंगे, पूरे जोश उत्साह उमंग के साथ में। अपना पेन एंड पेपर सबके पास है ना, कॉपी वगैरह? हाँ सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नाम का हम थोड़ा करते हैं डाइसेक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देखें। हाँ बोलो। EMI मतलब क्या है वो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और एसी इज एसी जो अपना घर पे लगा होता है ना। नहीं सर, अल्टरनेटिंग करंट। तो इलेक्ट्रो तो मतलब क्या है, चार्ज की बात हो रही है ना। इलेक्ट्रो मतलब थोड़ा सा चार्ज की बात होगी। और स्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब क्या है? रेस्ट पे के चीज का स्टडी सर। हाँ, ये रुका हुआ है ना, ये रुका हुआ है। तो इस चैप्टर में जब हम बात करेंगे तो क्या होगा, चार्ज स्टेशनरी होगा, रुका हुआ होगा, तब जाके उसकी स्टडी की जाएगी, उसका फोर्स देखा जाएगा। एंड चार्ज के हम बात करेंगे, है ना। अच्छा, कुछ बैचेस में कितने लोगों का ग्रेविटेशन भी हो चुका है? हाथ मतलब एक आवाज कर दो। पूरा बैच 1। बैच 1 मतलब 220 में भी होगा। 220 में भी होगा। अच्छा अच्छा, मतलब काफी लोगों का हो गया है। अच्छा, काफी लोगों का हो गया। चलो ठीक है, फिर देखते हैं, सब कुछ रास्ता निकालेंगे, ठीक है। तो क्या बात करेंगे, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात की जाएगी तो क्या होगा कि इसमें जब भी चार्ज रुका हुआ होगा तो उसकी वजह से, चार्ज की वजह से सराउंडिंग में क्या इफेक्ट पड़ते हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि भाई वो आसपास के एनवायरनमेंट में कैसे इफेक्ट करता है और कितना इफेक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम बात करेंगे, चार्ज जब रुका हुआ हो तो उसका सराउंडिंग में कैसे इफेक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करते हैं चार्ज की, है ना। कोई भी नया चैप्टर होता है तो पहला काम हमारा क्या होता है, नामकरण संस्कार। क्या होता है? नामकरण संस्कार। जो भी नई नई चीजें हैं उसको अपन डिफाइन कर लेते हैं, उसको अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से हमारा मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसी प्रकार से चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और उसका एक अलग प्रकार का एक्सपीरियंस होता है अपने सराउंडिंग पर। तो उस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, चार्ज बोल रहे हैं। और चार्ज हमने देखा दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो हमने बोला कि भाई प्रोटॉन के साथ जो एसोसिएटेड चार्ज है उसको हमने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन से जो एसोसिएटेड चार्ज है उसको हमने बोल दिया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज को हम बोलते हैं कि भाई ये जिस प्रकार से हमारा मास होता है, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मास हमारा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, उसी प्रकार से चार्ज किसी बॉडी की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज को हमने देखा दो प्रकार का पाया गया। एक हमने देखा कि प्रोटॉन वाला चार्ज है, और एक हमने देखा इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज है। इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज है। तो मैं देख रहा हूं कि भाई दो अलग अलग प्रकार के चार्जेस पाए गए, तो हमने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग क्या बोल दिया, प्रोटॉन वाले चार्ज को पॉजिटिव चार्ज कहा और इलेक्ट्रॉन वाले चार्ज को हमने नेगेटिव चार्ज कहा, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अभी मैं सबसे पहले तो लिखता हूं चार्ज क्या है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्या है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, जो हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी देखा था। क्या था चार्ज इज क्वांटाइज्ड? क्वांटाइज्ड का मतलब क्या था? मतलब फोटोन से एनर्जी ऑफ पैकेट। फोटोन से एनर्जी? अरे यार ऐसा मत करो, एनर्जी का पैकेट्स।
एनर्जी के पैकेट्स थे कि भाई मार्केट में अगर हम खरीदने गए तो हमें सबसे छोटा पैकेट जो है वो कितना मिला, HNU का पैकेट मिला, इससे छोटा पैकेट हमें नहीं मिला। तो फोटोन क्या था कि क्वांटाइज का मतलब क्या था कि हमारे पास वो मिनिमम इतने में टुकड़े में मिलेगा, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। तो अपने पास चार्ज भी क्या है, चार्ज की हमने जब सबसे छोटा चार्ज देखा तो वो क्या आया, E के बराबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर आया। तो हमने देखा कि अगर मार्केट में मैं चार्ज खरीदने जाऊं तो मिनिमम से मिनिमम मुझे ई चार्ज तो खरीदना ही पड़ेगा। 2E खरीद सकता हूं क्या? बिल्कुल खरीद सकता हूं। 3E खरीद सकता हूं क्या? बिल्कुल खरीद सकता हूं। क्या मैं 3.5E चार्ज खरीद सकता हूं? हाँ सर। नहीं। यही तो पॉइंट है पूरी बात का कि भाई हम कम से कम E ही खरीदेंगे, E के मल्टीपल में ही खरीदेंगे। 2E खरीद सकते हैं क्या? बिल्कुल खरीद सकते हैं। 3E खरीद सकते हैं क्या? खरीद सकते हैं। लेकिन 3.5E के लिए 3E तो खरीद लेंगे, लेकिन 0.5E कहां से लाओगे भाई? मिनिमम ही हमारा मार्केट में मिल कौन रहा है? मिनिमम हमारे मार्केट में E मिल रहा है। इसका मतलब ये जो चार्ज है दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज क्वांटाइज्ड। और मैं अगर कोई भी चार्ज किसी भी बॉडी का अगर Q लिखता हूं तो Q की वैल्यू लिखी जा सकती है N इंटू E लिखी जा सकती है। और N ध्यान दीजिए क्या है, ये इंटीजर है, मतलब फुल नंबर है, ऐसा 3.5 4.5 नहीं हो सकता, ये 4 5 6 7 8 इस प्रकार से कुछ हो सकता है, इंटीजर है। और E is what? E is charge of an electron. E is what? Charge is 1.6 into 10 power minus 19 कूलम, है ना, 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। तो पहली बात तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ठीक है, हमारे पास दो प्रकार के चार्जेस होते हैं, एक तो है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तीसरा अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो अभी तक कोई भी रिएक्शन ले लो, चाहे न्यूक्लियर रिएक्शन ले लो, चाहे हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लो, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ऑलवेज एंड ऑलवेज कंजर्व। कि हमारे पास कोई भी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में ले लो, चार्ज इज ऑलवेज एंड ऑलवेज कंजर्व, है ना। मास की अगर बात करें तो वी आर नॉट सो श्योर अबाउट मास। मास हो सकता है किसी रिएक्शन में कम हो रहा हो, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना, मास डिफेक्ट हमने पढ़ा था, मास थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन चार्ज कम नहीं होगा। चार्ज इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू बी कंजर्व। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, आपने आइंस्टाइन की इक्वेशन का नाम सुना होगा या आइंस्टाइन के बारे में सुना होगा कि यार स्पीड बढ़ती है तो मास बढ़ता जाता है, ऐसा कुछ बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट से अगर चले तो मास बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं, mc स्क्वायर नहीं, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर नहीं, कि ये था m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन रूट ओवर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ये पता होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मैं आपको बस बताना चाहता हूं कि जो मास है वो मास क्या है, उस बॉडी की स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। एम नॉट क्या है? रेस्ट मास। तो अभी मैं स्पीड अगर 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड रखता हूं तो ये तो एम नॉट ही आ जाएगा, इससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर v की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल हो गई, कि मान लो c/2 हो गई, मान लो 3c/4 हो गई, इस प्रकार से कुछ हो गई, तो इसका जो मास है, दैट विल अफेक्ट। तो मेरा क्या कहना है कि ये जो मास है दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड, और स्पीड डिपेंड करती है रेफरेंस फ्रेम पर, कि भाई इस रेफरेंस से देखा जाए तो इतनी है, उस रेफरेंस से देखा जाए तो उतनी है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करता हूं किसकी? चार्ज की, तो चार्ज इज रेफरेंस फ्रेम इनवेरिएंट। चार्ज इज रेफरेंस फ्रेम इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज रेफरेंस फ्रेम या स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। अभी इसका चार्ज 2 कूलम है, तो आप कहीं से भी छत से खड़े हो, चाहे स्पेसशिप पे खड़े हो, चाहे कहीं पर भी खड़े हो, आपको चार्ज उसका 2 कूलम ही दिखेगा। बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ बोलो भाई। हाँ सर। यस सर। है ना, थोड़ा जोश नहीं है यार तुम्हारे में, क्या कर रहे हो सुबह सुबह? एक तो ये पहली क्लास मेरी होती है, सोते होते तो नहीं हो तुम इतनी जाएगी। थोड़ा चाय वाय दूध एक्सरसाइज करके बैठा करो, ऐसे मरे हुए से बैठे रहते हो। हाँ सर, हूँ सर, हूँ हो गया। अरे सर माइक बंद था सर। हाँ, तो आप शांति जगह पे बैठते हो तो माइक ऑन करके बैठा करो ना, मैंने यही तो कहा, ईयरफोन लगाओ और शांत जगह पे बैठ जाओ, है ना।
तो हाँ, कहाँ पहुंच गए थे? इनवेरिएंट पहुंच गए थे ना। अभी एक और चीज मैं बोलता हूँ कि लेट्स से इफ हाँ, मतलब सेम चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? सेम रिपल चार्जेस रिपल रिपल रिपेल करते हैं। सेम चार्जेस रिपेल एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट अट्रैक्ट करते हैं। अभी मैं बोलता हूं कि मैंने एक बॉडी ले लिया, दूसरा बॉडी ले लिया, है ना, एक बॉडी ले लिया और दूसरा बॉडी ले लिया, और इसके लिए मैं कहता हूं कि यार यहाँ पर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसमें सेम चार्जेस रहेंगे या ऑपोजिट चार्जेस रहेंगे? अपोजिट ऑपोजिट चार्जेस रहेंगे। ये आप सोच सकते हैं, लेकिन ये गलत भी हो सकता है। इट मे बी रॉन्ग। अब कैसे रॉन्ग हो सकता है मैं बना देता हूँ कि ये मैं मान लेता हूँ कोई ऑब्जेक्ट है ना, इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, और अभी मैंने क्या बोला कि इस प्रकार से कोई रॉड है अपने पास, ये मैंने रॉड बना दी और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज दिया था मैंने, इसमें क्या दे दिया था मैंने? पॉजिटिव चार्ज दे दिया था। अब पॉजिटिव चार्ज दिया तो हुआ क्या कि सिंस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, सिंस यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ के इस मेटल रॉड को अगर मैं लेता हूं तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव चार्जेस जो मेटल में फ्री होते हैं वो इधर आ जाएंगे, और ये तो छुटका नेगेटिव चार्ज है, और ये यहाँ पर रिपल्शन की वजह से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएंगे। तो अगर इस रॉड का नेट चार्ज देखें तो वो तो पॉजिटिव है। क्या मैं बोलता हूं? इस रॉड का नेट चार्ज देखें तो वो तो पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि भाई ये नेगेटिव चार्ज पास में है इसके, तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स जो है वो मान लो 10 न्यूटन का हो गया, और इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव के बीच की दूरी ज्यादा है, तो फोर्स कम हो सकता है, और मान लो फोर्स हो गया 5 न्यूटन का रिपल्शन वाला। तो अभी बताओ कि यहां पर इस रॉड पर नेट अट्रैक्शन पाया गया या रिपल्शन पाया गया? अट्रैक्शन अट्रैक्शन पाया गया, लेकिन नेट चार्ज यहां पर क्या था? पॉजिटिव था। यहां पर भी चार्ज क्या था? पॉजिटिव था। तो आप क्या बोल सकते हो कि अट्रैक्शन से आपका चार्ज ऑपोजिट होना जरूरी नहीं है। अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो ऑपोजिट चार्जेस हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इतनी बात समझ में आती है? हाँ सर लेकिन अगर रिपल्शन हो रहा है, लेकिन अगर रिपल्शन हो रहा है तो इसका मतलब डेफिनेटली सेम चार्जेस हैं, उसका कोई ऑप्शन नहीं बन पाता। हाँ सर अगर रिपल्शन हो रहा है तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन वहां नहीं बन पाएगा, और वहां पर डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि सेम टाइप के चार्जेस होंगे। लेकिन अट्रैक्शन के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं क्या नहीं ये सर ऑपोजिट चार्जेस हैं? नहीं कह नहीं सकते। सर बात समझ में आई? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपना क्या हो गया? सेम चार्जेस, रिपेल, अट्रैक्शन वगैरह ये सब हो गया। ठीक है, अच्छा मैं बोलता हूं कि यहां पर अगर किसी बॉडी के पास मास है, क्या इसका मतलब ये होता है कि उसके पास नेट चार्ज भी है? हाँ सर सोच लो। नहीं बोल सकते कुछ नहीं बोल सकते। अरे यार, अगर मान लो कोई न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी में मास होगा क्या? होगा। क्या उसका मतलब उसमें नेट चार्ज होगा क्या? नहीं होगा। तो अगर मास है तो चार्ज होना जरूरी नहीं है। नेट चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन यदि किसी बॉडी के पास में चार्ज है तो क्या इसका मतलब उसके पास मास होगा? हाँ होगा, क्योंकि चार्ज अगर आता है तो वो किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन के आने या जाने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बॉडी ले लेता हूं और मैं कहता हूं इस पे नेगेटिव चार्ज था, इसका मतलब बाहर से उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन आए होंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन आए तो बेचारे साथ में अपना मास भी लेकर आए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है। तो भले ही यहाँ पर बॉडी के अंदर कोई मास ना हो, लेकिन इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से हो सकता है क्या, होगा ही कि वो मास लेकर आएगा। तो यानी कि जहां पर चार्ज है वहां मास होना एकदम मस्ट है, लेकिन जहां मास है वहां नेट चार्ज होना जरूरी नहीं है ट्रू हो। इज दैट क्लियर? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मास इज एसोसिएटेड विद चार्ज। मास अंग्रेजी में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना।
mass is associated with charge, but charge is not always associated with mass. सही है? हो गया नहीं सर, उल्टा हो उल्टा गया। बोला। उल्टा बोला क्या? चार्ज इज ऑलवेज, मतलब समझ गए अब तो। ठीक है ना, मतलब मास होगा तो चार्ज होना जरूरी नहीं है। और अगर चार्ज होगा तो अरे मास रे। होना मस्ट है। अब देख लो, मतलब चार्ज के साथ में मास एसोसिएटेड है, लेकिन मास के साथ में चार्ज होना ऑलवेज जरूरी नहीं है एसोसिएटेड हो। बात समझ में आ रही है? हाँ यस सर। सर। यस सर। ठीक है। ठीक है, और क्या था? हाँ, अभी एक अपना स्पेसिफिक चार्ज आपने सुना होगा, जब उसमें पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में सुनते हैं ऐसी हाँ, चीजें, E/m रेशियो। E by M रेशियो। तो एक्चुअली अब देखो यहाँ पर, अब इसका सेंस बन सकता है कि अभी देखो कि अगर किसी बॉडी के पास चार्ज है तो उसके पास मास होना जरूरी है। तो इसका मतलब उसके लिए Q by M का रेशियो अपन डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब उसके लिए Q by M का रेशियो डिफाइन कर सकते हैं। उसमें इसको डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि M की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। किसी बॉडी के पास में अगर चार्ज है तो मास होना तो पक्का हो ही चुका है, तो Q by M ऑलवेज डिफाइन किया जा सकता है, तो इसमें कभी भी दिक्कत नहीं होती। स्पेसिफिक चार्ज हम डिफाइन करने में कहीं से कहीं तक कोई दर्द हमें नहीं होगा। ठीक है, तो चलो अब ये पॉइंट्स अपन शुरू से लिखना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कहां से शुरू करें? 4 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो लिखें इसमें फर्स्ट पॉइंट करके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही फर्स्ट पॉइंट बना के लिखें। इन नेचर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। In nature, there are 2 types of charges. Electronic charge is conveniently known as negative charge. Electronic charge is conveniently known as negative charge, and protonic charge is conveniently known as क्या known as? Positive charge. पॉजिटिव चार्ज। हाँ, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। सेकंड लिखें, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। Charge is always quantized. And minimum quanta is कितना हो चुका है? That is E। अरे भाई, एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। मिनिमम क्वांटा इज E, और E कितना है? दैट इज 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। मिनिमम क्वांटा इज E, मिनिमम क्वांटा इज E जो लिखा है ये ब्लैक में। सर वापस बताना एक बार। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड एंड मिनिमम क्वांटा इज E इज इक्वल टू 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। मतलब मार्केट से अपन E का आधा पैकेट नहीं खरीद सकते, E तो खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, और मैं लिख सकता हूं एनी चार्ज Q इज इक्वल टू N इंटू E, और E कितना है? N इज इंटीजर। ठीक है, चलो लिखें। सर एनी चार्ज, हाँ, एनी चार्ज के अरे Q इज इक्वल टू N।
अरे भाई अंग्रेजी में लिखना नहीं था वो, बस ये लिखना था एनी चार्ज क्यू इज इक्वल टू एनी, ये लिखा हुआ है। समझे? लिखो लिखो लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखे, चार्ज इज इनवेरिएंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। चार्ज इज इनवेरिएंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। चार्ज इज इनवेरिएंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। इसका मतलब क्या है? रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता, चाहे वो किसी भी फ्रेम पर बैठ जाओ, चार्ज बिल्कुल सेम रहेगा। क्या मास के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं? नहीं सर। तो ब्रैकेट में लिख लें ताकि अपना कंपैरिजन अपन कर लें। ब्रैकेट में लिख लें, मास डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, मास डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस फ्रेम। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, सर मास कैसे डिपेंड करता है ये रेफरेंस फ्रेम में? पता नहीं भाई, ये दे रखा है ना मैंने, बस इतना ही। इसके बाद में ना तेरे को कभी मैं बोलूंगा ना कभी होगा, मतलब ये अपन हायर स्टडीज में पढ़ते हैं उसमें। अगर तू बीएससी फिजिक्स लेगा ना, बीएससी फिजिक्स एमएससी फिजिक्स, तब जाके इसकी काम में आएगी। अदरवाइज तो बस ये चीजें सुनने में अच्छी लगती है ना, इसके अलावा और कहीं काम में नहीं आएगा तेरा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिखें, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। सही बोला है ना? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, बट सही बोल रहा हूं ना मैं? Yes, sir. है ना? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। Why, sir? बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट लिखें, नेक्स्ट लिखें, चार्ज इज एडिटिव। ये लिखा हुआ है यहां पर, एडिटिव। मतलब 2 कूलाम चार्ज प्लस 3 कूलाम चार्ज बराबर 5 कूलाम चार्ज हो जाता है, ये बात कर रहे हैं अपन। चार्ज इज एडिटिव, मतलब ऐसा वेक्टर वगैरह नहीं हो रहा कि भाई अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सीधा अपन जोड़ रहे हैं, है ना? 2 कूलाम प्लस 3 कूलाम बराबर 5 कूलाम, चार्ज इज एडिटिव। है ना? सिंपल मैथ्स है अपनी, कोई लोड नहीं है। नेक्स्ट लिखें, if two bodies electrostatic interaction is attractive in nature, electrostatic interaction is attractive in nature, it does not mean क्या बोले सर? if two bodies electrostatic interaction is electrostatic interaction is attractive in nature, it does not mean the bodies have opposite charge। ठीक है, इसका एग्जांपल ये रहा, इसको ये ड्रॉ कर लो इसके साथ।
ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर। फिर लिखें इफ देर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, इफ देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, if there is electrostatic repulsion between two bodies, if there is electrostatic repulsion between two bodies, between two bodies, bodies must have same nature of charge. कि रिपल्शन होगा तो पक्के से ऑपोजिट इसमें सेम चार्जेस होंगे, लेकिन अट्रैक्शन होगा तो पक्के से बोलना मुश्किल है कि भाई ऑपोजिट चार्जेस हैं या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इफ अ कंडक्टर हैज positive charge, if a conductor has positive charge, तो इसके लिए बोल सकते हैं it is electron deficient, it is electron deficient। if a conductor has positive charge then it is electron deficient। then it is electron deficient। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप हुआ। अब अपन बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्जिंग, मतलब किस तरह से अपन चार्जिंग कर सकते हैं, है ना। डिफरेंट वेज ऑफ चार्जिंग, डिफरेंट वेज ऑफ चार्जिंग, डिफरेंट वेज ऑफ चार्जिंग। तो इसमें कई सारे तरीके हो सकते हैं, अपन सबके बारे में तो नहीं पढ़ेंगे, मतलब इनफाइनाइट, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अपन जो मोस्ट कॉमन है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक तो है कंडक्शन, इंडक्शन और फ्रिक्शन। तो कंडक्शन की बात करें तो आई कैन से कि यार ये लो अपना एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, एक मैं न्यूट्रल बॉडी को यहां से लेके आया और मैंने इसको टच करवा दिया, तो इधर छुएगा तो मैं क्या बोलता हूं कि यहाँ पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज था, इसका थोड़ा सा चार्ज कम हो गया और बाकी इसके पास चला गया। तो ये टच करने के बाद में इस प्रकार से चार्ज बन गया। बड़ा लॉजिकल सी, मतलब कंडक्शन एकदम बेसिक सी बात है। सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा है अपन ने, थर्मोनिक एमिशंस देखे हैं अपन ने। हाँ सर। ठीक है, तो आप सोच सकते हो कि थर्मोनिक एमिशंस भी एक तरह से चार्जिंग ही तो कर रहा है कि आपने पास एक मेटल प्लेट को मैंने गर्म किया तो वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर गए, बाहर जंप करे तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, किस पर, प्लेट पर। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन को लाइट से एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर गया और वहां पर प्लेट पर बन गया है पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार से अपन और भी देख सकते हैं, लेकिन ये कॉमन यूजिंग नहीं है। दूसरा अगर मैं देखता हूं तो चलो पहले एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि आपने ये समझा है कि जब कार होती है ना, कार को देखोगे तो उसमें धूल बहुत बढ़िया से जमती है ना, बढ़िया से मतलब एकदम यूनिफॉर्म, एकदम मस्त लेयर बन के जमती है कि आप अगर वहां पर सफाई करवा लो आज के दिन तो कल सुबह तक देखोगे तो उसमें एकदम यूनिफॉर्म बनेगी, ऐसा नहीं कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसा नहीं, सब जगह एकदम बढ़िया से यूनिफॉर्म सी लेयर बन जाती है धूल की। तो कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि व्हाई इज दैट सो? कुछ भी गेस कर लो, कौन सा तुम्हें मार्क्स मिल रहे हैं या नेगेटिव मार्किंग थोड़ा? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट हाउ? वो चार्ज आया कैसे? क्या बॉडी को चार्ज कर देते हैं क्या अपन कार को कि भाई उसको लगा दिया उसके बीच में कुछ चार्जिंग के लिए? सनरेज से नहीं, सनरेज से नहीं।
नहीं। मतलब क्या कार को अपने को चार्जिंग देने के लिए कहीं सॉकेट में लगाते हैं क्या? लो जी आज कार को चार्ज कर जाता हूँ मैं। सर उसके अंदर की बैटरी है तो सर उसकी सर वो बैटरी फ्रिक्शन होता है ना उसकी उससे बैटरी से नहीं बच्चा। फ्रिक्शन हाँ फ्रिक्शन 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 होता फ्रिक्शन है कैसे? सर। फ्रिक्शन टायर से फ्रिक्शन आता है तो इस वजह से। नहीं वो एयर से। सराउंडिंग से नहीं पार्टिकल्स वगैरह उससे फ्रिक्शन होता सराउंडिंग होगा। एयर से हाँ पार्टिकल हाँ एयर। हाँ हाँ। अब देखो कार जो है अपनी चल रही है तो एयर और कार के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। अब कार उसमें फ्रिक्शन हो रहा है तो जब तुम ऐसे चला के जाते हो तो थोड़ा सा उस पर चार्ज आ जाता है। अब वो चार्ज आ गया तो तुम जब गाड़ी को खड़ी कर दोगे तो जो सराउंडिंग में अपने डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि चार्ज थे वो देखेंगे अरे भाई पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज, तो हम हमारे बीच में दूरियां क्यों हैं? तो वो क्या बोलेंगे कि लो जी चिपक जाओ। तो फिर वहां पर क्या है यूनिफॉर्मली वो चिपक जाएंगे। तो इनफैक्ट तुमने इस बात को शायद फील भी किया हो, कभी तुमने कार से अगर उतरते हो तो और गेट को टच करते हो तो कभी ऐसे चट से ऐसे झटके लगते हैं तुम्हें कभी? हाँ सर। हाँ सर। है ना, लगा है वो वही होता है कि जब गाड़ी चला के उसमें इतना चार्ज आ गया कि जब तुम्हारी बॉडी तो चार्ज नहीं थी तो वो तुम्हारे में फ्लो कर गया चार्ज, है ना, तो वो चट से आवाज आती है। बहुत बढ़िया, कई बार करंट लग चुका है तो आजकल तो मैंने हाथ से गाड़ी बंद करना ही बंद कर दिया है, मैं तो बुक से बंद करता हूँ। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन, है ना। तो अगर इस चार्ज को आने से रोकना है तो अपन क्या करेंगे, एक तार लेंगे, है ना, और उस बॉडी से लगा के ऐसे जमीन पर घसटाते हुए चलेंगे। समझ रहे हो ना कि मतलब ये अगर कार है तो इस कार के साथ में, ये अगर अपनी कार है तो इस कार के साथ में ऐसे तार लटका के ऐसे जमीन पे छोड़ दिया मैंने, तो हमेशा तार जो है जमीन के साथ कांटेक्ट में रहेगी, तो जो भी चार्ज आ रहा है वो जमीन में फ्लो कर जाएगा और उसमें बॉडी में चार्ज स्टोर नहीं हो पाएगा, तो अपने को झटके नहीं लगेंगे। तो वो एक तरीका हो सकता है, लेकिन कहीं फंस गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए करते नहीं है। तो ये अपना फ्रिक्शन इज वन अनादर, जो कि आप बचपन में भी देखते आए हैं कि बालों में कंघी करेंगे अगर करते हो तो फ्रिक्शन जब ऐसा ऐसा करके, मतलब पहले तो सूखे उसमें ड्राई हेयर में, है ना, ऐसे अपन करेंगे और फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे करूंगा मैं, तो वो कंघी से अगर देखोगे तो वहां पर बाल उस तरह से थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं ना, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। अरे हाँ तो बोल दो भाई, हाँ सर। है ना। तो फ्रिक्शन इज वन वे टू द क्रिएशन ऑफ वन चार्ज। और तीसरा है इंडक्शन। इंडक्शन मतलब क्या होता है? बिना सर वो फिजिकल टच, हाँ बिना कुछ एक्चुअल टच हुए। हाँ, इसको बोलते हैं प्रेरित करना, है ना। अब क्या है कि देखो, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, ये सुना है क्या तुमने? नहीं सर। नहीं सुना है क्या? नहीं मराठी सर। में मुझे नहीं पता क्या होता है, हिंदी में तो ये ऐसे होता कुछ नहीं रहता सर। है। उसमें अंधश्रद्धा। अबे अंधश्रद्धा नहीं गधे। अब ये कहावत है, अब कहावत को क्या बोले, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है, कहावत है ये। तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अभी तुम्हारी मतलब तुम हो, कौन है ये अंधश्रद्धा वाला, मान लो कौन है ये, वेदांत मान लिया, कौन है ये, जयेश है क्या? ऋषिकेश 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 है ना, तो ये ऋषिकेश है ना, ऋषिकेश है तो है जो भी है ना। तो ऋषिकेश है। अब देखो कि भाई ऋषिकेश के दोस्त एकदम बढ़िया हैं सभी, जो है कोई तो मतलब पढ़ाई में एकदम टॉप कर रहा है, कोई किसी के 99% है, किसी के कुछ अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कोई किसी और चीज में काम अच्छा कर रहा है। तो ऋषिकेश भी क्या होगा कि भले ही उनसे बोले ना बोले, अंदर ही अंदर बोलेगा इनके या तो मार्क्स कम करते हैं या तो मेरे बढ़ा देता हूँ मैं। कि वो कोशिश करेगा कि यार अपने मार्क्स कहीं ना कहीं बढ़ जाए, मतलब ऐसा करना चाहिए। दूसरा तरीका है कि उसके मार्क्स कम हो जाए, तो वो गलत है। तो एक तरीका तो ये है कि वो खुद से क्या हो जाए, मोटिवेटेड हो जाए कि यार ये तो कल तक गधा था, ये तो कल तक मेरे से पीछे था, और आज देखो इस गधे के 99% आ रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है, अभी रुको मैं 100 ला के लाता हूँ। तो ऐसी एक हो जाता है ना, ये एक होता है, मोटिवेशन होता है ना, कंपटीशन वाला जो मोटिवेशन होता है। तो उसकी वजह से भाई इसके पास कोई मोटिवेशन था क्या? ऋषिकेश के पास में नहीं था, लेकिन उसने ना बगल वाले ने कुछ किया ना कुछ धरा, ना ऋषिकेश से बात भी नहीं की होगी, लेकिन ऋषिकेश जो हो गया उसने अब चैलेंज ले लिया, मोटिवेट हो गया। तो बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर भी है, ये मैंने ले लिया पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने ले लिया पॉजिटिव चार्ज,
और यहाँ पर मैंने एक क्या ले लिया, न्यूट्रल बॉडीज ले ली, 2 न्यूट्रल बॉडीज ऐसे चिपका दी, मतलब पास के पास रख दी, ऐसे रख दी। तो अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट कौन होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये मेटल में से जो भी नेगेटिव चार्जेस होंगे वो थोड़ा सा इस तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन इस साइड आया, पूरी बॉडी तो न्यूट्रल थी, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की रिपल्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। तो अपन ने कौन सा यहाँ पे परमानेंट बॉन्ड बनाया था, दोनों बॉडी इसको अलग अलग कर लो। तो जैसे ही मैंने इसको अलग किया तो ये वाली बॉडी अलग बन गई जिसमें कि नेगेटिव चार्ज था, और ये वाली बॉडी अलग बन गई जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज था। तो भाई इसको देखकर ही इन्होंने किया है, मतलब इसने, समझ रहे हो ना, कि मतलब कोई ऐसा टच करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, बस ये क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया, मोटिवेट कर दिया कि अपने चार्जेस सेपरेट हो जाएं। तो इंडक्शन बन गया। इंडक्शन को काफी डिटेल में अपन स्टडी करेंगे, है ना, इंडक्शन को काफी डिटेल में स्टडी करेंगे जब अपन मेटल की बात करेंगे ना, मेटल या कंडक्टर की बात करेंगे इस चैप्टर में, तब काफी ज्यादा डिटेल में अपन इंडक्शन को स्टडी करेंगे। और भी कई तरीके हो सकते हैं, थर्मोनिक एमिशंस हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, बट दीज 3 आर मेजर वन। और इसके अलावा अपने को और डिटेल में देखना है तो अपन उसमें देख लेंगे, अपनी बुक जो है 12th वाली बुक, उसमें आपको और डिटेल में मिल जाएगा। डिटेल में मतलब और अलग अलग टाइप की बात कर रहे हैं ना, कि कुछ भी थर्मोनिक एमिशंस फलाना ठिकाना। तो ये मेजर अपने पास 3 वेज हैं टू जनरेट चार्जेस, एंड देयर कैन बी मेनी मोर, मतलब जितना पढ़ भी नहीं सकते उतना। तो उसके बारे में और डिटेल में अगर नाम जानने हैं कि हाँ ये वो तो अपनी बुक को जरूर रेफर कर लें, ठीक है। तो कंडक्शन के लिए ये बना देना, है ना, कंडक्शन करके ये डायग्राम बना लें आप। बना लिया? नहीं सर, 2 तो फिर कंडक्शन में सर टच नहीं करके कर रहे हैं ना सर, कंडक्शन को भी क्या बोल रहे हो? सर कंडक्शन भी दूर से रख के कर रहे हैं ना सर? दोनों सर रख के कर रहे हैं, मतलब दोनों ऐसे, ये पास में आया, टच किया और दूर चला गया, ऐसे दूर चला। वैसे ही क्या? हाँ। कंडक्शन और इंडक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है? अरे यार, कंडक्शन में टचिंग हो रही है, इसमें बिना टचिंग हो रही है। ये मैंने, अबे गधे, इसके बीच की एक स्टेप में खा गया, रुक जा मैं बना देता हूँ। ये ऐसा, और ये बीच में ऐसे भी रहा होगा, ये समझे। तो ये जब पॉजिटिव था तो थोड़ा सा पॉजिटिव इसके पास आ गया, और फिर ये दूर चले गए। यार ये सवाल तो पूछना ही नहीं चाहिए था यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने मतलब पढ़ाने में कुछ कमी कर दी, ऐसा लग रहा है मुझे। शर्म करो भाई, शर्म करो, ये सवाल नहीं पूछना था कंडक्शन में और इसमें इंडक्शन वाला। दिल टूट गया मेरा। अरे डॉक्टर के बाद कंडक्शन हो गया, इसमें लिखें, कंडक्शन में लिखें, इसमें लिखो, अरे खुद से लिख लो, छोड़ो। फ्रिक्शन, सेकंड लिखो फ्रिक्शन, सेकंड लिखो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में अगेन 2 बॉडीज को साथ में ऐसे फ्रिक्शन की वजह से रब किया जाएगा तो यू विल गेट चार्जेस। तो इसके एग्जांपल लिख देंगे तो यू विल अंडरस्टैंड, है ना। तो एक तो क्या हो जाएगा, अपना कोम एंड हेयर, ये अपन बचपन से करते आ रहे हैं, ये वाला एक्सपेरिमेंट, है ना, ये वाला एक्सपेरिमेंट बचपन से सुनते आ रहे हैं, मतलब शायद 8वीं 9वीं पता नहीं 6ठी क्लास से ही सुनते आ रहे हैं। तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, कार पर धूल, है ना, डस्ट ऑन कार, डस्ट ऑन कार जो है वो किसकी वजह से जमती है, फ्रिक्शन की वजह से। एयर और कार के बीच में फ्रिक्शन है और उस वजह से जम जाती है ना। नहीं तो ये सोचना भी तो चाहिए था, वैसे आज तक तो तुम्हें सोच लेना चाहिए था इस बात को
कि यार जैसे मान लो डस्ट है भी, है ना, मान लो डस्ट है भी, तो अपन कार चला लो और कार चला के डस्ट को उड़ा दो, लेकिन उड़ती नहीं है वो, कितनी तेज उड़ा दो, तुम कोशिश कर लो अपनी कार की लिमिट तक पहुंचाने की, लेकिन बेचारी वो उड़ती नहीं है। तो उसका रीजन क्या है? वो सिर्फ वहां पर बैठा नहीं है, वो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वहां पे चिपका हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंडक्शन। नेक्स्ट वन इज इंडक्शन। इंडक्शन में पहले तो ये डायग्राम बना लो और इस तरह से ये बना लो, मतलब ये फिर सेपरेट कर दिया उन दोनों को। डन? सर 1 मिनट सर, रुको ना सर 2 मिनट। अरे यार बहुत कम एनर्जी है यार, तुम कुछ खा पी के आया करो सुबह सुबह ना, थोड़ा सा मतलब जूस वूस, कुछ दूध वगैरह। हाँ हो गया अभी नेक्स्ट देखते हैं। सर इंडक्शन एक बार एक्सप्लेन करो ना। अरे यार सर। इतना ये ऋषिकेश को लेके किया तो था, कौन है तो बता, नाम तो बता अपना। चिन्मय, चिन्मय। हाँ भाई चिन्मय, बड़ी सिंपल सी बात है यार, ऐसा समझ कि ये है चिन्मय और ये है मिस चिन्मय। खुशी देखो। तो अब देखो कि भाई ये अपने घर पे बैठ के सपने देख रहा है ना। तो अभी क्या है कि यहाँ पर सिर्फ एग्जिस्टेंस की वजह से, मतलब इसके सिर्फ सपने में एग्जिस्टेंस की वजह से यहाँ पर जो है चार्जेस आ जाते हैं, तो वो जो बना है वो क्या बन गया है? इंडक्शन बन गया। बात समझ में आ रही है क्या? कि भाई चिन्मय को बस सपने ही आ रहे हैं और उसकी वजह से उसके पास जो है चार्जेस जनरेट हो गए। तो भाई साहब यहाँ देखो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर ये दोनों कंडक्टर मैंने चिपका के पास में रख दिए। अब ये जो है ये कंडक्टर हैं और न्यूट्रल थे। अब सिंस यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज था तो इससे साथ में कौन आ गया पास में? नेगेटिव चार्ज आ गया। और नेगेटिव चार्ज यहाँ आया, पूरी बॉडी न्यूट्रल थी, तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इधर आना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव से वो रिपेल होगा। तो दोनों को अलग कर दो, दोनों को अलग कर दिया तो इस पर अब नेगेटिव चार्ज अपने को दिखेगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को चार्जेस ड्यू टू इंडक्शन मिल जाएगा। और भी कई तरीके हो सकते हैं। वन ऑफ देम इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अनदर वन इज थर्माइनिक एमिशंस। ठीक है। और अपन और भी हो सकते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, एक टर्म अपन कई बार यूज करेंगे, पॉइंट चार्ज, है ना। पॉइंट चार्ज, तो पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है कि ऐसी बॉडी, है ना, पहली बात तो ऐसी बॉडी जिस पर कि चार्ज हो, और दूसरी बात कि उस बॉडी के डायमेंशंस बहुत बहुत छोटे हो, है ना। डायमेंशंस जो हैं वो बहुत बहुत छोटे हो। अब ये छोटा होना या बड़ा होना क्या है? रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म है मतलब ये अगर मैं देखता हूं रेड वाली लाइन ब्लू वाली लाइन से बड़ी है लेकिन ब्लैक वाले से छोटी है ना, ब्लैक वाले से छोटी है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये रिलेटिव बात है कि छोटा होना या बड़ा होना रिलेटिव बात है। तो जब मैं पॉइंट चार्ज की बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि उसके डायमेंशंस छोटे हैं। तो किसके कंपैरिजन में छोटे हैं? तो उस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर हम उस चार्ज का इफेक्ट अगर देख रहे हैं तो ये जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है और उसका जो साइज है वो बहुत बहुत छोटा है इस दूरी के कंपैरिजन में। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई उसे अपन पॉइंट चार्ज कहने वाले हैं, है ना। उसे अपन क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज बोलेंगे। बात समझ में आती है क्या? एक बार और एक बार बोलो। वापस से बोलता हूं कि पॉइंट चार्ज का मतलब एक तो डायमेंशन छोटा है। अब डायमेंशन छोटा है तो ये तो रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म ये समझ रहे हो ना, इसका रिलेटिव का मतलब एक के कंपैरिजन में दूसरा। तो अब इसके डायमेंशन मुझे छोटे करने हैं, तो किससे छोटे करने हैं? कि पॉइंट चार्ज की वजह से अपना एनवायरनमेंट आपस में बाहर वाला जो है सराउंडिंग वाला वो अफेक्ट होगा। और वो एनवायरनमेंट अफेक्ट होगा तो मान लो मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पर पॉइंट ए। तो पॉइंट चार्ज की पॉइंट ए से जो दूरी है मान लेते हैं कुछ आर है, मान लेते हैं कुछ आर है। तो भाई ये जो दूरी है
ये बहुत 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 ज्यादा बड़ी हो एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ दिस पॉइंट चार्ज। बात समझ में आई क्या? अरे हाँ बोलो। यस सर। यस सर। तो उसे अपन पॉइंट चार्ज बोलेंगे। और दूसरी बात कि अगर मैं यहां खड़ा हो जाता हूं तो मुझे ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या दिखना चाहिए? पॉइंट की तरह दिखना चाहिए। इतना दूरी पर अपन चले गए कि वो पॉइंट की तरह दिखना चाहिए, तो दैट वुड बी पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इसमें लिखें, पॉइंट चार्ज में लिखें इसमें लिखें चार्ज बॉडी which has very small dimensions, as compared to distances at which we will या we want to, we will की जगह लिख दो we want to study the effect of that charge। बोलो अंग्रेजी समझ में आई? हाँ सर। है ना? ठीक है, तो अब ये पॉइंट चार्ज हो गया। अब अगला जो टॉपिक अपन देख रहे हैं, हम बात करेंगे कूलॉम्स फोर्स। तो ये किसी ने उसमें पूछा भी था डाउट कि सर HCV में कूलॉम्स फोर्स दिया है, उसने किसमें? मॉडर्न फिजिक्स में। तो कूलॉम्स फोर्स का मतलब क्या है? तो आज अपन कूलॉम्स फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो मैं बात कर लेता हूं कि दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हो? पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज। ठीक है, और दूसरा मैं बोलता हूं कि फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। दोनों की बात अपन करेंगे, चिंता मत करो। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोई सा भी इंटरैक्शन नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये मतलब चार्जेस वाला जो इंटरैक्शन की अगर हम बात करें तो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, कि उसके बीच में मीडियम क्या रखा हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो कूलॉम्स फोर्स की बात करते हैं। और कूलॉम्स फोर्स जो है ये लॉ है, या कूलॉम्स लॉ भी कहा जाता है इसको, कूलॉम्स लॉ। तो इन भाई साहब ने क्या देखा कि इनका जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है, ये है, मैंने ले लिया कोई Q1 चार्ज, ये देखा इनके बीच का कोई Q2 चार्ज है, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, यानी कि इन चार्जेस का जो साइज है R दूरी के कंपैरिजन में क्या है? बहुत बहुत छोटा है। तो मैंने लेता हूं Q1, मैंने लेता हूं Q2, और ये है दूरी R, ये है दूरी R। अरे काय नहीं, इधर देख। तो ये Q1 है, ये Q2 है, और ये दूरी R है। तो यहाँ पर इनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन पाया गया है ना, तो मैं क्या बोलता हूँ, वो पाया गया प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q1, फोर्स जो पाया गया प्रोपोर्शनल टू चार्ज Q2, और फोर्स जो पाया गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल रेस।
तो यहाँ Square. से फोर्स ऐसे प्रोपोर्शनल टू पाया गया Q1 Q2 अपॉन R R square. तो यहाँ से अपन ने एक कांस्टेंट लगा देना है, तो यहाँ आ जी। गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। एंड इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, 4 पाई 9 एप्सिलॉन नॉट into इज 10 to इक्वल the टू power 19. 9 to 9. 9 और इसकी यूनिट होने वाला। लिखोगे दो यहाँ पे। Newton meter square upon coulomb square. बिल्कुल सही, कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 into 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, तो अभी देखो कि ये तो फोर्स आ गया, तो मेरे पास क्या बना हुआ है कि Q1 और Q2 तो क्या थे, चार्जेस थे, R क्या था, दोनों के बीच की दूरी थी, और ये कांस्टेंट अपने पास बना हुआ है, तो ये बन जाएगा ये इसका फोर्स बन जाएगा। अब मैं मान लेता हूं कि जब ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे, तो मैं क्या बोलता हूं, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, रिपल्शन होगा, इस प्रकार से रिपल्शन होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इनके जो फोर्सेस हैं वो पहली बात तो क्या लग रहे हैं, एक लाइन के अलोंग में लग रहे हैं, है ना, इस प्रकार से इस लाइन जॉइनिंग के अलोंग लग रहे हैं, पहली बात तो, है ना। दूसरी बात क्या है कि ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो करेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ को इनफैक्ट आप देख सकते हो, ये अगर एक्शन बोला तो ये रिएक्शन बन गया, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, फर्स्ट थिंग समझ में आई कि एक लाइन के अलोंग लग रहे हैं, कौन सी लाइन, लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू चार्जेस, उस लाइन के अलोंग ये फोर्सेस लग रहे हैं। दूसरा मुझे दिखा कि यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ अपने को एक्शन रिएक्शन पेयर दिखने लगा है। तीसरा, ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड अ पॉइंट, ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पॉइंट। मतलब क्या है, सेंटर नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है, मान लो ये मैंने कुछ Q1 चार्ज फिक्स कर दिया, मान लो यहाँ मैंने कील ठोक दी इस पर, और ये मैंने Q2 बोल दिया, तो Q2 की मैं बात करता हूं, तो Q2 पर जो लगने वाला फोर्स है वो कुछ ऐसा लगेगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये फोर्स जो है ऑलवेज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और इस पॉइंट को कहा जाता है, इस फोर्स को कहा जाता है सेंट्रल फोर्स। और सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं या नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होगा, कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, तो आपको जल्दी इसको नोट कर लें और फिर इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। चलो, अपना समय अब होता है समाप्त। 1 मिनट, इसके पॉइंट्स अपन कल लिखेंगे, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सर आप आ गए हैं क्या? आया नहीं लगता सर। नहीं आए क्या, चलो फिर जल्दी से लिखो। आगे की स्लाइड। आगे कुछ है ही नहीं ना, कुछ है क्या? ये रहा। नहीं सर, ये तो कोई ठीक है। नहीं सर, पीछे लो। नहीं, रहने दो सर, रहने दो, पीछे ले लो। यही ना, यही रहा बस। हो गया सर, हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखें, इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ, इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ, है ना, इट फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, इट इज सेंट्रल फोर्स, इट इज सेंट्रल फोर्स, है ना, इट इज सेंट्रल फोर्स। थर्ड हो गया, इट इज, फर्स्ट हो गया इट फॉलोज न्यूटन्स लॉ, सेकंड हो गया इट फॉलोज, इट इज अ सेंट्रल फोर्स, तो थर्ड हो जाएगा इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर। और नेक्स्ट हो जाएगा
नेक्स्ट हो जाएगा, लिखो इट एक्ट्स अलोंग, इट एक्ट्स अलोंग, it acts along The line joining the tour charges. It acts along line joining two charges. ठीक है, तो सर आते ही आप आगे। लोग मुझे बता देना। आगे सर। अच्छा आ गए हैं क्या? आगे ओके, सर ओके। आगे। ठीक है, तो अपन यही खत्म करते हैं। होमवर्क में अपन क्या कर लेंगे, अब मैंने जो पीडीएफ अपलोड किया है उसकी एक्सरसाइज O1 देखना, एक्सरसाइज O1 देखना और उसमें से 1 से 20 तक सवाल करना है, ठीक है ना? कल मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है, आप लोगों को मिल गया होगा। मिल गया। हाँ, तो उसका एक्सरसाइज O1 करना आप, ठीक है? O1 के 1 से 20 तक करना। तो अभी इसको खत्म करते हैं।